जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए न्यू बैच को स्टार्ट किए हैं और इस क्लास में ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न है, जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण सभी विषयों के प्रश्न है प्रैक्टिस सेट में। तो कल आपका एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, फ्रांस की क्रांति कब होती है पूछा जाता है। तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति होती है। और फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, तो याद कर लीजिए लुई 16वां। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए 14 जुलाई को याद रखिएगा, 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। देखिए, हमने आपको काफ़ी बार बताया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं बम्बई में, याद रखिएगा। और देखिए पहले बैठक में पूछा जाता है कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो इसे नोट करेंगे 72 सदस्यों ने भाग लिया था। दूसरा प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए 2 नंबर प्रश्न में आपको एक प्रश्न का आंसर बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। तो चरक किसके राज चिकित्सक थे, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं कनिष्क के दरबार में चरक राज चिकित्सक थे, याद रखिएगा। और एक पूछा जाता है अश्वघोष। देखिए अश्वघोष हो गया, वसुमित्र हो गया, नागार्जुन हो गया, चरक हो गया, ये सभी विद्वान जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। इसके उत्तराधिकारी कौन थे, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। और बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक हुए। आगे देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं डी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। देखिए बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, तो वैलेंटाइन चिरोल ने, याद रखना है। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका जन्म पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कटक में इनका जन्म हुआ था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। चलिए आप सभी 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी ऑप्शन को दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। पूरा डेट है 5 मार्च
1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 1929 में क्या हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन, याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1931 में और क्या हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। और महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था इसमें भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1939 में और समाप्त 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से लेकर 1918 तक है। तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ग्रेट ब्रिटेन ने, याद रखिएगा। और ये जो आज़ाद हिंद फौज है, नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और देखिए, एक प्रश्न बनता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो यहाँ पे लिख देते हैं हिटलर। हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। ये फेस्टिवल के नेम है और इधर राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है ये खर्ची पूजा, ये असम में नहीं होता है, ये त्रिपुरा में। बाकी हॉर्नबिल महोत्सव को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, नागालैंड से संबंधित है। बंगाला महोत्सव मेघालय और चेरी ओवा महोत्सव मणिपुर। एक पूछा जाता है लाई हरोबा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये किस राज्य का है। अगला प्रश्न है, मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है तो मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, और देखिए ये जो मोंटे कार्लो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित मोनाको देश का एक प्रसिद्ध शहर है। अगला प्रश्न, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी पुस्तक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। ये पुस्तक जो है श्याम शरण द्वारा लिखित है। बी ऑप्शन की बात करें लेडीज कोप, तो ये जो है मैक्स ट्रबल के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे नाम लिख देते हैं मैक्स ट्रबल। और द बाइंडिंग वाइन जो है ये लिखा गया है शशि देश पांडे के द्वारा। और द विलेज बाय द सी ये पुस्तक है अनीता देसाई। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। तो भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज ये स्थापित हुआ था, याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, 1875 में। और 1875 में स्थापित देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? तो देखिए ये दिया गया था तमिलनाडु के स्वर्गीय मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन को। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से।
देखिए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 1961 में, याद रखिएगा। और ये पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के विजेता को पुरस्कार राशि के रूप में 15 लाख रुपया दिया जाता है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, एन लम्सडेन, याद रखिएगा। लकड़ी के टुकड़े को जल में रखने पर यह फूल जाता है, इसके फूलने का कारण क्या है? तो देखिए लकड़ी के टुकड़े को जल में रखने पर यह फूल जाता है, जो अंतः शोषण के कारण होता है। सही जवाब है सी ऑप्शन। ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है, वह है, तो याद रखिएगा ये है एब्सिसिक अम्ल। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया है? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बीज का आकार। मेंडल ने इनमें से बीज का आकार लक्षण का अध्ययन नहीं किया है। कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, किसके द्वारा अलग किया जाता है? आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है भौतिक विधि सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ए ऑप्शन में, सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा अलग किया जाता है। एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को क्या कहते हैं? चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करें। तो एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को क्या कहते हैं? तो साबुनीकरण बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और देखिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। अगला प्रश्न है, जिप्सम व प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अंतर क्या होता है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ये है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, इसका सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो जल का अंतर देखिए यहाँ पे 2H2O है और यहाँ पे 12H2O है। तो चलिए माइनस करते हैं। 2H2O में 12H2O को माइनस करेंगे तो ये आता है 3/2, यानी कि 1.1/2 H2O का अंतर है। तो देखिए ऑप्शन में 1.1/2 या फिर 3/2 कहीं भी नहीं दिया गया है। तो आंसर है इसका डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, प्रगलन इसमें किया जाता है। चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। प्रगलन किसमें किया जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो याद कर लीजिए, प्रगलन जो है वात्या भट्टी में किया जाता है। और देखिए हेमेटाइट अयस्क से जो लोहा प्राप्त किया जाता है इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है? तो देखिए दोस्तों, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अम्ल का जलीय विलयन जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है पूछा जाता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। नीले लिटमस पत्र को अम्ल किस रंग में बदल देता है, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, याद रखिएगा। और अम्ल का पीएच मान भी पूछा जाता है। तो 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान और 7 होता है उदासीन विलयन का, 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का, याद रखिएगा इन सभी फैक्ट को। आगे देखिए, दाब प्रवणता का SI मात्रक क्या है? देखिए दाब प्रवणता का सूत्र होता है
दाब बटे दूरी, यहाँ पे लिख देते हैं दाब बटे दूरी। ये है दाब प्रवणता का सूत्र और दाब का एसआई मात्रक जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है दाब प्रवणता का और बटे दूरी का होता है मात्रक मीटर। तो ये मीटर जो है नीचे है इस तरह से, फिर से लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और दूरी का मीटर। तो ये बन जाएगा आपका न्यूटन बटे मीटर क्यूब। अब जब मीटर क्यूब को ऊपर करेंगे तो ये इस तरह से लिखते हैं न्यूटन पर मीटर क्यूब, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। और देखिए दाब का एसआई मात्रक पूछा जाता है, पास्कल भी होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है परंपरागत उक्ति को कहते हैं। ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है, आंसर बताएंगे परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं। तो सही जवाब है सुक्ति। परंपरागत उक्ति को सुक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसे मापा न जा सकता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। जिसे मापा न जा सकता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, जिसे मापा ना जा सके वो है अपरिमेय। देखिए अमापित नहीं होगा, गलत हो जाएगा, अपरिमेय बोला जाता है। इनमें से खाली स्थान धरती शब्द का अर्थ नहीं है। चलिए आंसर बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द है तो धरती शब्द का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इला, अचला और धरा ये तीनों धरती के पर्यायवाची है, इला, अचला और धरा। लेकिन बी ऑप्शन अनिला, सॉरी अनला यहाँ पे होगा, अनिला लिखा गया है, अनला। तो अनला जो है ये धरती का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा। स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। चलिए आंसर बताएंगे स्थलीय गोलार्ध किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध को ही स्थलीय गोलार्ध बोला जाता है। सही आंसर है ए ऑप्शन। भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। और देखिए एक पूछा जाता है रिएक्टर स्केल, जिसमें भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल में। तो देखिए रिएक्टर स्केल की खोज किसने किया था, तो चार्ल्स रिएक्टर ने, याद रखिएगा चार्ल्स रिएक्टर ने रिएक्टर स्केल की खोज की थी। आगे देखिए अंगुत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 27 का आंसर क्या होगा, देखिए अंगुत्तर निकाय में बिहार के 3 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। और 16 महाजनपद याद रखिएगा कितने हैं, 16 महाजनपद की जानकारियां कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है 16 महाजनपदों की जानकारी। और बिहार में 3 महाजनपद स्थित कौन कौन से हैं, तो मगध, यहाँ पे बता देते हैं, मगध है, अंग है और वज्जी है, याद रखिएगा। जिसमें मगध की राजधानी पहले ग्रीव्रज थी, बाद में पाटलिपुत्र को बनाया गया। और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। तो इसे आप सभी जरूर याद रखें। लोक लेखा समिति का जुड़वां बहन कहा गया है। चलिए आंसर बताइए, लोक लेखा समिति का जुड़वां बहन किसे कहा गया है। तो याद कर लीजिए प्राक्कलन समिति को कहा गया है। देखिए प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है। और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति की बात करें, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से
और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग जरूर नोट करें। प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना गया है। तो देखिए दोस्तों 1885 से 1905 इसको प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना गया है, याद रखिएगा। और देखिए एक बार एग्जाम में पूछा गया था कांग्रेस, एक प्रश्न का आप लोग आंसर बताइएगा कि कांग्रेस जो ये शब्द है ये किस देश से लिया गया है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है। चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद किसे माना जाता है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम को, याद रखिएगा। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। M.G. रनाडे की बात करें तो पूना सार्वजनिक सभा का गठन 1867 में इन्होंने ही किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में इन्होंने किया था। और दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। राजमाता कर्णवती कहाँ की शासिका थी? तो देखिए राजमाता कर्णवती जो है चित्तौड़ की शासिका थी। सही जवाब है बी ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? चलिए आप सभी 32 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों कजाकिस्तान जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है ये लैंडलॉक कंट्री है, यानी बंदरगाह विहीन देश है, याद रखिएगा। और कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? चलिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए। पंचम पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1974 से 78 तक, इसे आप सभी याद रखिएगा। और इसी योजना में पहली बार बेरोजगारी तथा गरीबी पर ध्यान दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से 66 तक, याद रखिएगा। और इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? चलिए 34 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बैरम खां। बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये कौन थे? तो बैरम खां हुमायूं और अकबर का सेनापति था। हुमायूं का भी था और अकबर का भी सेनापति था। मौसम शब्द यहाँ पे मौसम होगा। मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों मौसम शब्द जो मानसून के अर्थ में होता है ये अरबी भाषा से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? देखिए इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था, तो चलिए फिर से रिवीजन हो जाएगा, बता देते हैं। तो सबसे पहले यूएनओ की स्थापना कब होती है पूछा जाता है, तो 24 अक्टूबर 1945 को। और जिस समय स्थापना हुई थी उस समय कुल देशों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 51। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में टोटल 193 देश शामिल है। और 193वां देश जो बना है ये कौन सा बना है? तो दक्षिणी सूडान बना है, याद रखिएगा। और एक पूछा जाता है राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना होती है 1920 में, लेकिन यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर
1945 को। तो दोनों अलग अलग है। राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान का माउंट आबू पर्वत पर है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, इफ आई अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर, फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए इसमें कौन सा रूल लगेगा? तो देखिए जब भी दूसरे क्लाउज में, देखिए यहाँ पे ये है पहला क्लाउज और ये है दूसरा क्लाउज। तो ध्यान से सुनिए रूल क्या है। जब भी दूसरे क्लाउज में सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट के बाद वुड का प्रयोग होता है, तो पहले क्लाउज में क्या होता है? इफ के बाद सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? वेयर आता है। ये हमेशा होता है। तो याद रखिएगा, जब भी दूसरे क्लाउज में सब्जेक्ट के बाद देखिएगा कि अगर वुड का प्रयोग हुआ हो तो पहले क्लाउज में क्या होता है? इफ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमेशा वेयर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वेयर, WERE। तो देखिए यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे एच को हटा देंगे। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, याद रखिएगा। आगे देखिए, द जिप्सी खालिस्तान द विलेज अ फ्यू डेज अगो। ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इंग्लिश ग्रामर से बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक वर्ड है अगो, और अगो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बीता हुआ समय। देखिए अगो बीते हुए समय का सूचक है और इसके साथ में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो हैव लेफ्ट नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। वुड भी नहीं होगा, हैड लेफ्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में है। हमने क्या बताया यहाँ पर, क्या प्रयोग होगा? पास्ट इंडेफिनिट का। तो लेफ्ट जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द जिप्सी लेफ्ट द विलेज अ फ्यू डेज अगो। आगे देखिए, समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। चलिए 41 के लिए आंसर बताएंगे। इसका वॉइस बनाना है। तो देखिए आप लोगों ने वॉइस में एक चीज़ पढ़ा होगा, जब भी सेंटेंस की शुरुआत समवन या एवरीबॉडी से होता है तो कभी भी इस वर्ड को बाय में नहीं लिखा जाता है, लास्ट में बाय समवन। जिस तरह से आई का मी होता है, वी का अस होता है। तो यहाँ सबसे पहले माई सूटकेस को आगे कीजिए। तो देखिए ACD 3 ऑप्शन में दिया गया है, तो बी आपका होगा ही नहीं। तो माई सूटकेस के बाद यहाँ पे देखिए हैज का प्रयोग हुआ है, तो हैज बीन होगा जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। तो माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन, बस इतना ही होगा, बाय समवन नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे तो इसका पैसिव बन जाएगा माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन। शाखा का बहुवचन है। ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है, मैथ्स के प्रश्न को भी कवर करेंगे। तो शाखा का बहुवचन क्या बनेगा? शाखाएं, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, शाखाएं इस तरह से होगा। आगे देखिए, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्वत के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? पहाड़ होता है, भूधर होता है, नग होता है, शैल, अचल, ये सभी पर्वत के पर्यायवाची है। लेकिन नभ जो है ये पर्वत के पर्यायवाची नहीं होता है। नभ का अर्थ होता है आकाश। जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है? जल्दी चलो में बताना है इनमें कौन सा विशेषण है। देखिए जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जल्दी चलो में देखिए, जल्दी जो है विशेषण है और चलो जो है क्रिया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा विशेषण है, तो याद रखिएगा ये क्रिया विशेषण है। अब देखिए मैथ्स के प्रश्न है, यदि a + b = 8 दिया है और ab = 12 दिया हुआ है तो a³ + b³ का मान निकालना है।
चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, हम बताते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का मान 8 दिया गया है, तो 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा। अब देखिए 3ab है, तो ab का मान 12 है, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 36 आ जाएगा, और इनटू में ए प्लस बी का मान 8 है, तो यहाँ पे 8 रख दीजिए। अब 36 गुना 8 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 288, तो 512 में 288 को माइनस करेंगे तो ये 200 कितना आ जाएगा 24, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 224। आगे देखिए, यदि कॉस ए प्लस बी बराबर 0 और साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 तो बी का मान बताना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए कॉस ए प्लस बी बराबर 0 दिया गया है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं कॉस फिर ए प्लस बी बराबर 0। अब देखिए कॉस में कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो आप सभी जानते हैं कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। तो कॉस से कॉस को क्लियर करेंगे तो यहाँ पे आपका ए प्लस बी बराबर 90 आ जाएगा। दूसरा देखिए साइन ए माइनस बी 1/2 है, उसी प्रकार देखिए साइन में किस डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो आप सभी जानते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे कॉस था इसलिए हम लोगों ने कॉस में मान रखा, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे साइन के वैल्यू को रखा। अब देखिए साइन से साइन क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पे a माइनस बी 30, तो आपका इस तरह से बनेगा कुछ a प्लस बी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और a माइनस बी हो जाएगा 30। यहाँ से b का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले b से b को काट देंगे, तो 2a का वैल्यू आ जाएगा 120, a का वैल्यू आ जाएगा 60। अब इस वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो यहाँ देखिए a प्लस बी आपका 90 है और a का मान निकला 60, तो 60 प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो b का मान कितना हो जाएगा 90 में 60 को माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।